हेलो दोस्तों। आज हम बात करने जा रहे हैं एक नई भर्ती के बारे में। जिन लोगों का सपना भारतीय नौसेना में सेवा करने का है, वर्दी पहनने का है, जो लोग सेना में रह के काम करने की इच्छुक हैं, उन लोगों के लिए इस भर्ती में आपको बहुत सारी इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन मिलने वाली है। इस भर्ती के अंतर्गत जो योग्यता मांगी गई है, सिंपल हाई स्कूल और इंटर पास कैंडिडेट हैं, तो वो लोग इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। साथ ही हम इसमें जानेंगे कि किस एज क्राइटेरिया के लोग इसके लिए एलिजिबल हैं। इसके अलावा क्या अपीयरिंग वाले कैंडिडेट जो हाई स्कूल में अपीयर कर रहे हैं, जिन्होंने एग्ज़ाम दिया है बोर्ड का या इंटरमीडिएट का एग्ज़ाम दिया है, क्या वो भी इस परीक्षा में आवेदन कर पाएंगे? ठीक है, इन सभी चीज़ों पे हम जानेंगे और आवेदन कैसे शुरू होंगे, कब शुरू होंगे, कब तक ये प्रक्रिया कितने चरणों में कंप्लीट होगी, प्रक्रिया क्या रहेगी, सिलेक्शन प्रोसेस क्या रहने वाला है। इन सारी चीज़ों पे आज हम इस वीडियो के माध्यम से आप लोगों के साथ डिस्कस करने जा रहे हैं। ठीक है, तो वीडियो शुरू करने से पहले आप लोगों से गुजारिश है, जिन्होंने अब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और इसको ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर करिएगा। दोस्तों, शुरू करते हैं आज का वीडियो, जो भारतीय नौसेना विभाग के द्वारा जारी किया गया है। इस भर्ती के अंतर्गत आपका इंडियन नेवी एंट्रेंस टेस्ट 2025 का नोटिफिकेशन जारी हो चुका है, जिसे हम शॉर्ट में INET 2025 भी कहते हैं, इंडियन नेवी एंट्रेंस टेस्ट। ठीक है, इसके माध्यम से नेवी में SSR और MR की भर्ती होती है। ठीक है, सबसे पहले हम बात कर लेते हैं इसकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या होने वाला है। तो एलिजिबिलिटी के अंतर्गत अनमैरिड कैंडिडेट होना चाहिए, चाहे मेल हो या फीमेल हो, दोनों कैंडिडेट जो है अनमैरिड होना चाहिए। पहले क्राइटेरिया यही है। ठीक है, अब बात करते हैं एज, किस एज ग्रुप के लोग इसमें आवेदन कर सकते हैं। तो एज पे थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा आप लोग। इसमें देखिए, भर्ती जो हो रही है वो 3 बैच के लिए हो रही है। ठीक है, पहला बैच फरवरी 2025 के लिए, दूसरा बैच 1 जनवरी 2026 के लिए, तीसरा बैच 2026 फरवरी के लिए। ठीक है, तो 3 बैच के लिए भर्ती होगी। वैसे तो हम मोटा मोटा समझे तो 1 सितंबर 2004 से लेके 31 दिसंबर 2008 के बीच में जिसकी डेट ऑफ बर्थ फंसती है, यानी इस बीच में, जिसमें आपका 1 सितंबर भी इंक्लूड है और 31 दिसंबर 2008 भी इंक्लूड है, के बीच अगर आपकी डेट ऑफ बर्थ आती है तो आप इसमें एलिजिबल हैं। जैसे बात करते हैं फरवरी 2025 बैच के लिए, तो डेट ऑफ बर्थ आपकी 1 सितंबर 2004 से लेके 29 फरवरी 2008 के बीच होनी चाहिए, तो आप फरवरी 2000 बैच के लिए आप एलिजिबल हैं। वही बात करते हैं जनवरी 2026 बैच के लिए, आपकी डेट ऑफ बर्थ 1 फरवरी 2006 से 31 जुलाई 2008 के बीच होनी चाहिए। अगर आपकी डेट ऑफ बर्थ इस क्राइटेरिया, इस रेंज के अंतर्गत आती है, तो आप जनवरी 2026 के लिए बैच के लिए आप एलिजिबल हैं। अगली बात करते हैं फरवरी 2026 बैच के लिए। अगर आपकी डेट ऑफ बर्थ 1 जुलाई 2005 से 31 दिसंबर 2008 के बीच के में आती है, तो आप जो है फरवरी 2026 बैच के लिए एलिजिबल हैं। ठीक है, मोटा मोटा अगर आप इसको समझना चाहते हैं तो 1 सितंबर 2004 से लेके 31 दिसंबर 2008 तक के बीच में अगर आपकी डेट ऑफ बर्थ है तो आप इसमें एलिजिबल हैं, आवेदन कर सकते हैं। ठीक है, आपकी एज की अकॉर्डिंग ही आपको बैच अलॉटमेंट होगा कि किस बैच के लिए आपका सिलेक्शन होगा। ठीक है, अब बात करते हैं इसकी क्वालिफिकेशन के लिए। तो क्वालिफिकेशन देखिए, इसमें पोस्ट 2 तरह की भर्ती होने जा रही है, एक SSR पद के लिए, दूसरी MR के लिए। तो सबसे पहले हम SSR के लिए बात करते हैं। इसके लिए जो योग्यता चाहिए वो 10+2 होना चाहिए, यानी इंटर पास हो विद फिजिक्स मैथ सब्जेक्ट उसके पास होना कंपलसरी है। ठीक है, 50% मार्क्स भी होना जरूरी है। ठीक है, अगर किसी के पास 3 साल का डिप्लोमा है, किसी ने GTI कर रखा है, ठीक है, मैकेनिकल से है, इलेक्ट्रिकल से है, ऑटोमोबाइल से है,
कंप्यूटर से है या आईटी या इंस्ट्रूमेंट टेक्नोलॉजी से, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के द्वारा अगर किसी ने 3 वर्ष का डिप्लोमा कर रखा है विद 50% मार्क के साथ, तो वो कैंडिडेट भी इसके लिए एलिजिबल है। वो चाहे तो इसमें आवेदन कर सकता है। अगर कोई कैंडिडेट 10+2 में यानी 12th में अपीयर है, जिसने बोर्ड एग्जाम अभी दिया है, तो वो चाहे तो वो भी आवेदन कर सकता है, अगर उसकी जो डेट ऑफ बर्थ इस क्राइटेरिया के रेंज में आती है तो। ठीक है, अब बात करते हैं एमआर के लिए। तो एमआर के लिए जो क्वालिफिकेशन मांगी गई है, 10th पास होना चाहिए, मिनिमम 50% मार्क्स होने चाहिए हाई स्कूल में। ठीक है, अगर कोई कैंडिडेट अपीयर है हाई स्कूल का जिन्होंने इस साल पेपर दिया है, ठीक है, वो लोग चाहे तो वो भी आवेदन कर सकते हैं अगर उनकी एज क्राइटेरिया में डेट ऑफ बर्थ फंस रही है। ठीक है, एक बात ध्यान रखने वाली चीज़ है कि जो भी अपीयरिंग के कैंडिडेट है, चाहे वो एसएसआर के लिए उपस्थित होना चाहते हैं या एमआर के लिए उपस्थित होना चाहते हैं, जैसे जैसे चरणों में सिलेक्शन होगा, यानी जब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का समय आएगा, उस समय तक उनको अपनी ओरिजिनल मार्कशीट उनके हाथ में होनी चाहिए। ऐसा ना हो कि पता लगा आप अपीयरिंग दिखा के आवेदन कर दिया और जिस समय आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का समय आए तो आपके पास वो ओरिजिनल मार्कशीट ना हो। ठीक है, कंप्यूटर वाली मार्कशीट का प्रिंट आउट वाली इसमें वैलिड नहीं है। तो ओरिजिनल मार्कशीट जिस भी बोर्ड से आपने एग्जाम दिया उसका होना चाहिए। जब तक डॉक्यूमेंट प्रक्रिया की वेरिफिकेशन की शुरुआत होने जा रही हो उस समय तक आपके पास होना चाहिए। ठीक है, अब बात करते हैं सर्विस पीरियड कितना रहने वाला है। ठीक है, तो सर्विस पीरियड जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, ये भर्ती जो है अग्निवीर के तहत भर्ती है, नौसेना भर्ती अग्निवीर के पदों के लिए भर्ती है। तो सर्विस पीरियड जो इसमें रहने वाला है वो 4 साल का रहने वाला है। ठीक है, इस 4 साल के अंतर्गत जो आपको पे स्केल यानी पैसा जो मिलने वाला है वो 30,000 रुपये पर मंथ से आपकी शुरुआत होने वाली है। पर मंथ आप में से आपको 21,000 रुपये इन हैंड मिलेगा। बाकी 9,000 रुपये जो गवर्नमेंट के द्वारा आपका एक कॉर्पस बनाया जाएगा उसमें जमा हुआ आपके कंट्रीब्यूशन के लिए, इतना ही अमाउंट भारत सरकार के द्वारा आपके कॉर्पस में जमा किया जाएगा। इसी प्रकार आपका साल दर साल जो वेतनमान होने वाला है वो आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा। ये जितना भी कॉर्पस फंड आपका इकट्ठा होगा, ये फंड जो है आपके ऑन द रिटायरमेंट पे आपको दे दिया जाएगा। इसके साथ साथ आपके सर्विस काल के दौरान आपका जो है 48 लाख रुपए का एक लाइफ इंश्योरेंस कवर भी आपको मिलने वाला है। अब आपकी बात करते हैं मेडिकल फैसिलिटी और सीएसटी फैसिलिटी। बात करते हैं मेडिकल और सीएसटी फैसिलिटी के लिए। तो मेडिकल और सीएसटी फैसिलिटी आपको मिलने वाली हैं, लेकिन इस फैसिलिटी ही केवल आपको तब तक ही मिलेंगी जब तक आप सेवा में हैं। मेडिकल फैसिलिटी आपके लिए और आपके डिपेंडेंट के दोनों के लिए लागू रहेगी जब तक आप सेवा में रहेंगे। सेवा खत्म होने के बाद यानी 4 साल की सेवा खत्म होने के बाद आपकी ये फैसिलिटी, चाहे कैंटीन की फैसिलिटी हो या मेडिकल, दोनों फैसिलिटी विड्रॉ हो जाएंगी। ठीक है, देखिए अब बात करते हैं इसकी सिलेक्शन प्रक्रिया कैसे होने वाली है। तो सिलेक्शन प्रक्रिया इसकी मेनली 2 चरणों में होने वाली है। ठीक है, पहले चरण में एक आपका प्री एग्जाम होने वाला है। ठीक है, जो मई 2025 में प्लान है। ठीक है, इसके बाद जो है आपका स्टेज सेकंड का जून 2025 में आपका जो है मेंस एग्जाम प्लान्ड है। ठीक है, जो कि फरवरी 2025 बैच के लिए है। स्टेज सेकंड जनवरी 2026 बैच के लिए अक्टूबर 2025 में एग्ज़ाम होगा और फरवरी 2026 बैच के लिए जो स्टेज सेकंड का एग्ज़ाम है वो मार्च 2026 के लिए होगा। सारे बैचेस के लिए जो प्री एग्ज़ाम है वो मई 2025 में ही कराया जाएगा। ठीक है, चाहे आप वो एसएसआर पोस्ट के लिए आवेदन किया हो, चाहे एमआर पोस्ट के लिए आप आवेदन करने जा रहे हो। ठीक है, अब बात करते हैं एसएसआर पद के लिए जो रिटन एग्जाम होगा स्टेज फर्स्ट में, उसमें 100 क्वेश्चंस आपके पूछे जाएंगे, 100 मार्क्स के होने वाले हैं। ठीक है, ये पेपर जो है आपका 4 सेक्शंस में डिवाइड होगा, जिसमें आपका इंग्लिश, मैथ, साइंस और जनरल अवेयरनेस के इंटर लेवल के आपके क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। हर इंडिविजुअल सेक्शन में आपको मिनिमम क्राइटेरिया जो मिनिमम पासिंग मार्क्स लाना कंपलसरी होगी, जैसा कि नौसेना भर्ती के द्वारा डिसाइड किया जाएगा बोर्ड के द्वारा।
ठीक है। अब बात करते हैं एमआर के लिए, तो एमआर का जो स्टेज फर्स्ट का एग्ज़ाम है, ये 50 क्वेश्चंस का 50 मार्क्स का होने वाला है। ये 2 सेक्शंस में आपका डिवाइड होके आएगा। पहला सेक्शन आपका मैथ साइंस से संबंधित क्वेश्चंस होगा, दूसरा सेक्शन जो है इसका जनरल अवेयरनेस का क्वेश्चंस आने वाले हैं, ठीक है। दोनों सेक्शन में आपको इंडिविजुअली पास होना ज़रूरी है, ठीक है। इसके बाद बात करते हैं एनसीसी कैंडिडेट के लिए। अगर किसी ने एनसीसी कैंडिडेट है, ठीक है, तो उसे इस स्टेज फर्स्ट के एग्ज़ाम से एग्जम्पशन मिल जाएगा, यानी उसे स्टेज फर्स्ट का एग्ज़ाम देने की आवश्यकता नहीं है। तो सीधे जो है उसको कॉल अप किया जाएगा स्टेज सेकंड के लिए, ठीक है। तो स्टेज सेकंड में आपका जो 3 चरणों से होकर गुजरेगा, पहला आपका फिजिकल फिटनेस का टेस्ट होगा, दूसरा आपका रिटन एग्जाम होगा, तीसरा आपका मेडिकल होगा, ठीक है। तो जो लोग स्टेज फर्स्ट को क्वालिफाइड करेंगे उन्हें ही स्टेज सेकंड के लिए कॉल किया जाएगा। स्टेज सेकंड में सबसे पहले जो होगा वो आपका मीजरमेंट होने वाला है। तो मीजरमेंट की बात करते हैं तो हाइट जो है मेल कैंडिडेट के लिए मिनिमम 157 सेंटीमीटर होनी चाहिए, वही फीमेल कैटेगरी के लिए मिनिमम हाइट 152 सेंटीमीटर होनी चाहिए। इसके बाद बात करते हैं जो फिजिकल फिटनेस टेस्ट होगा, उसके अंतर्गत आपकी रनिंग होगी। रनिंग आपकी मेल कैंडिडेट और फीमेल कैंडिडेट दोनों के लिए 1.6 किलोमीटर की रहने वाली है। मेल कैंडिडेट के लिए इसको कंप्लीट करने के लिए 6 मिनट 30 सेकंड का समय मिलेगा, वहीं फीमेल कैंडिडेट के लिए ये रनिंग कंप्लीट करने के लिए 8 मिनट का समय मिलने वाला है, ठीक है। इसके बाद बात करते हैं उठक बैठक। तो मेल कैंडिडेट के लिए आपको 20 उठक बैठक करनी होगी, फीमेल कैंडिडेट के लिए 15 उठक बैठक करनी होगी, ठीक है। इसके बाद बात करते हैं आपकी पुशअप। पुशअप के लिए आपको मेल कैंडिडेट के लिए 15 करनी होगी, फीमेल के लिए 10 पुशअप करनी होगी। वहीं मेल कैंडिडेट के लिए बेंट अप नी यानी घुटनों तक मुड़ने वाली आपको 15 करनी होंगी, वही फीमेल आपके के लिए कैंडिडेट के लिए 10 बेंट अप करनी होंगी, ठीक है। तो जो लोग फिजिकल फिटनेस क्वालिफाइड कर लेंगे उनके लिए स्टेज सेकंड का रिटन एग्ज़ाम देना होगा, ठीक है। तो एसएसआर पद के लिए जो लोग आवेदन करेंगे उनके लिए जो रिटन एग्ज़ाम रहने वाला है वो 100 क्वेश्चंस का 100 मार्क्स का होने वाला है। कुछ पेपर जो है एमसीक्यू भी बेस्ड होगा, यानी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस के आएंगे, ठीक है। पेपर आपका हिंदी और इंग्लिश दोनों माध्यम में अवेलेबल रहेगा, ठीक है। इसमें जो क्वेश्चन पूछे जाएंगे वो इंटर लेवल के क्वेश्चंस ही पूछे जाने वाले हैं, जिसमें आपका इंग्लिश, मैथ, साइंस और जनरल अवेयरनेस के क्वेश्चंस रहने वाले हैं, ठीक है। वहीं बात करते हैं एमआर के लिए, तो एमआर के लिए जो पेपर सेकंड का स्टेज रहने वाला है 50 क्वेश्चन 50 मार्क के, ये भी एमसीक्यू बेस होने वाला है। पेपर का माध्यम हिंदी इंग्लिश दोनों में आएगा, ठीक है। एमआर के लिए जो पेपर का स्टैंडर्ड होगा वो 10th लेवल के क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, जो कि 2 सेक्शंस में डिवाइड होगा, जिसमें मैथ और साइंस के क्वेश्चन और जनरल अवेयरनेस के रहने वाले हैं, ठीक है। इसके साथ साथ में चाहे स्टेज फर्स्ट हो या स्टेज सेकंड हो, दोनों में नेगेटिव मार्किंग 1/4 की रहेगी। दोनों का पेपर हिंदी और इंग्लिश दोनों माध्यम में आएगा, आप जिसमें भी कंफर्टेबल हो, हिंदी या इंग्लिश, उसमें किसी से में भी अपना पेपर जो है सॉल्व कर सकते हैं। पेपर जो है कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम टेस्ट होने वाला है, यानी सीबीटी बेस्ड टेस्ट होने वाला है, ठीक है। जो इसके बाद जो लोग स्टेज सेकंड का जो रिटन एग्जाम क्वालिफाइड करेंगे उनके लिए अगला चरण मेडिकल का होगा। मेडिकल से गुजरना होगा, मेडिकल जो क्वालिफाइड करेंगे उसके बाद आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, ठीक है। तो इस डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के समय जो अपेयरिंग कैंडिडेट है, चाहे वो पास कैंडिडेट हो, सबके लिए मार्कशीट का होना कंपलसरी है, ठीक है। साथ साथ में उनके जो भी सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट कैटेगरी से रिलेटेड है, जो भी सर्टिफिकेट है वो इस समय तक उनके पास होने चाहिए, ठीक है। अब जिस किसी को आवेदन करना है उनके लिए इम्पॉर्टेंट डेट्स के बारे में भी डिस्कशन कर लेते हैं। तो एप्लीकेशन शुरू होने की डेट की बात करें तो 29 मार्च 2025 से आवेदन शुरू हो चुके हैं। तो लास्ट डेट की बात करते हैं तो 10 अप्रैल 2025 इसकी रहने वाली है। फार्म भरते समय अगर आपके कोई फार्म में कोई त्रुटि हो जाती है तो करेक्शन का भी आपको समय मिलेगा। 14 अप्रैल से 16 अप्रैल के बीच आप फार्म में करेक्शन कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन मेरी आप लोगों से गुजारिश है,
फार्म भरने से पहले सारी चीज़ों को इस प्लान से अपने पास रख लीजिएगा, जैसे हाई स्कूल की मार्कशीट या इंटर की मार्कशीट, जो लोग पास कैंडिडेट हैं उनके लिए, जो लोग अपीयरिंग कैंडिडेट हैं वो अपनी 9th की मार्कशीट उसके हिसाब से ही अपनी सारी इन्फॉर्मेशन फिल करें, ठीक है। अपने नाम की, पिता के नाम की, डेट ऑफ बर्थ, ठीक है। इन चीज़ों को विशेष ध्यान रखिएगा, फार्म भरते समय इनमें गलती करने की गुंजाइश मत छोड़िएगा, ठीक है, जिससे करेक्शन का नौबत ही ना आए, जिससे करेक्शन तक की नौबत ही ना आए, ठीक है। फिर भी अगर कहीं पे हो जाती है तो आपके लिए चिंता की बात नहीं है। 14 से 16 अप्रैल के बीच आपको विंडो खोला जाएगा करेक्शन के लिए, आप चाहे तो उसमें करेक्शन कर सकते हैं। अब बात करते हैं फीस कितनी रहने वाली है। तो फीस जनरल, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस, एससी, एसटी कैटेगरी सभी के लिए 550 रुपये रहने वाली है, ठीक है। जिस किसी को भी नौसेना भर्ती की अग्निवीर परीक्षा के लिए आवेदन करना है वो लोग फटाफट जो है अपने डॉक्यूमेंट तैयार कर लीजिएगा, और 29 मार्च को जैसे ही विंडो अपना ओपन हो तो अपनी सारी चीज़ें अपने तैयार करके उसका फॉर्म फिलअप कर लीजिएगा, क्योंकि लास्ट डेट आपकी 10 अप्रैल रहने वाली है, बहुत ज़्यादा समय आपको नहीं मिलेगा, ठीक है। तो लास्ट डेट से पे आवेदन करने से अपने बच्चे उस विद इन टाइम के अंदर ही अपना जो है आवेदन पत्र कंप्लीट कर लीजिएगा, ठीक है। तो लास्ट में पुनः दोस्तों आप लोगों से एक आग्रह है, विनम्र अनुरोध है, जिन्होंने अब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन दबा लीजिएगा, जिससे भविष्य में जो भी नोटिफिकेशन हमारे चैनल पे आते हैं उनकी सूचना आपको समय रहते मिल सके, ठीक है दोस्तों। फिर मिलेंगे किसी और वीडियो में और भर्ती के साथ, तब तक अपना प्यार बनाए रखिएगा। थैंक यू।